Greetings to all. Myself, Dr. Leenta Arora, Assistant Professor, Department of Botany, Government PG College Bara, Rajasthan. Today we are going to study about diversity of microbes. बच्चों, आज हम सूक्ष्म जैविक विविधताओं के बारे में स्टडी करेंगे। अभी हम इसका जनरल इंट्रोडक्शन पे ही चल रहे हैं बच्चों, सूक्ष्म जैविक विविधताओं के। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन दिया था कि माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं और इसकी माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री पूरी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी। पोस्चर्स एक्सपेरिमेंट भी बताया था मैंने आपको इसके बारे में, कोच पोस्टुलेट्स भी बताए थे। अब हम इसके क्लासिफिकेशन पर आते हैं बच्चों। क्लासिफाइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैज़ ऑलवेज बीन ए चैलेंज फॉर टेक्सोनोमिस्ट एज दे आर डाइवर्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना टेक्सोनोमिस्ट के लिए हमेशा एक चैलेंज रहा है। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर मोटाइल लाइक एनिमल्स बट ऑल्सो हैव सेल वॉल एंड आर फोटोसिंथेटिक लाइक प्लांट्स। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मोटाइल होते हैं एनिमल्स की तरह, लेकिन कुछ में सेल वॉल होती है और फोटोसिंथेसिस भी करते हैं पौधों की तरह। These observations eventually led them to the development of a classification scheme that divided organism into 5 kingdoms. इन सब ऑब्जर्वेशन के बेस पर ऑर्गेनिज्म्स को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को 5 किंगडम में डिवाइड किया गया। 5 किंगडम सिस्टम, ये 5 किंगडम किसने दिए? विटेकर ने दिए। विटेकर नामक साइंटिस्ट ने इसके 5 साम्राज्य, 5 किंगडम बनाए। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटी। सबसे पहले हम मोनेरा पे आते हैं। मोनेरा ये सबसे आदिम जीव समूह है। इसके समस्त जीव प्रोकैरियोटिक एवं एक कोशिकीय होते हैं। इसके अंतर्गत यूबैक्टीरिया, रिकेट्सियाई, क्लेमाइडी, माइकोप्लाज्मा, आर्कीबैक्टीरिया एवं साइनोबैक्टीरिया सम्मिलित हैं। दूसरा ग्रुप आता है इसका प्रोटिस्टा। इस समूह के जीव यूकैरियोटिक एवं एक कोशिकीय हैं, जिसमें शैवाल, प्रोटोजोआ, अवपंक कवक व जलीय कवक आते हैं। थर्ड ग्रुप आता है इसका फंजाई। इसके मुख्यतः यूकैरियोटिक कवचे हैं इसके अंतर्गत, जो कि जाइगोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज व ड्यूटोमाइसिटीज के सदस्य हैं। फोर्थ आता है इसका एनिमेलिया। समस्त यूकैरियोटिक अकशेरुकीय व कशेरुकीय जंतु इसके अंदर सम्मिलित किए गए हैं। लास्ट फिफ्थ आता है प्लांटी। इसमें यूकैरियोटिक पादप समूह आते हैं जो ब्रायोफाइटा एवं ट्रैकोफाइटा के सदस्य हैं। कार्ल वोज ने 1970 में इसके 3 डोमेन सिस्टम प्रपोज्ड किए। 3 डोमेन सिस्टम: बैक्टीरिया, आर्किया, यूआर्किया। कार्ल वोज in 1970s proposed this system. कार्ल वोस ने 1970 में इसके 3 डोमेन सिस्टम प्रपोज किए, जिसके अंदर बैक्टीरिया, आर्किया और यूकारिया आता है। सबसे पहले हम आते हैं बैक्टीरिया पे। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है।
प्रोकैरियोटिक माइक्रोऑर्गेनिज्म में सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में एक कोशिकीय जीव है। सेल वाल पेप्टिडोग्लाइकन, इसकी सेल वाल जो है पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। एबंडेंट इन सोइल, वाटर, एयर एंड आर द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ स्किन, नोज, माउथ एंड इंटेस्टाइन। ये सोइल, वाटर, एयर में बहुत अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, एबंडेंटली प्रेजेंट होते हैं और ये स्किन, नोज, माउथ और इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, रेजिडेंट होते हैं, यहाँ के निवास करते हैं, यहाँ पे भी ये। सम लिव इन एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, कुछ बहुत अधिक टेम्परेचर पर भी पाए जाते हैं, जैसे गर्म पानी के झरनों में ये पाए जाते हैं। दे हैव हार्मफुल एस्पेक्ट्स बट आर यूजुअली बेनिफिशियल एज वेल। ये हमारे लिए कुछ एस्पेक्ट्स में तो हार्मफुल होते हैं, लेकिन अधिकतर ये हमारे लिए यूज़फुल या बेनिफिशियल होते हैं। आर्किया, दीज आर बैक्टीरिया बट आर डिफरेंट ड्यू टू देयर राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंस। ये बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन ये राइबोसोमल आरएनए के सीक्वेंस की वजह से ये बैक्टीरिया से डिफरेंट होते हैं। सेल वॉल कंपोजिशन इज चेंज एज दे लेक पेप्टिडोग्लाइकन बट कंटेन लिपिड्स। सेल वॉल कंपोजिशन भी इनका चेंज होता है, इनमें पेप्टिडोग्लाइकन का अभाव होता है, लेकिन ये लिपिड्स को कंटेन करते हैं। यूनिक फीचर्स इज दैट सम आर मेथेनोजेंस। इसका यूनिक फीचर है कि इसमें कुछ इसमें मेथेनोजेंस हैं। आर्किया आर फाउंड इन एनवायरनमेंट दैट आर टू हॉस्टाइल फॉर अदर लाइफ फॉर्म। आर्किया ऐसे एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं जहाँ पर कि दूसरे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वहाँ पर सर्वाइव भी नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर भी ये पाए जाते हैं। नो पैथोजेनिक आर्किया हैव येट बीन आइडेंटिफाई। अभी तक कोई भी पैथोजेनिक आर्किया आइडेंटिफाई नहीं किया जिससे के द्वारा कोई बीमारी होती हो। नेक्स्ट है यूकारिया, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बहुकोशिकीय जीव है। द ट्रू न्यूक्लियस इज वन ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड फीचर ऑफ यूकैरियोट्स। कंटेन्स माइक्रोब्स क्लासिफाइड एज प्रोटिस्ट और फंजाई। यूकैरियोट्स का डिस्टिंग्विश्ड फीचर होता है कि इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, कंटेन माइक्रोब्स क्लासिफाइड एज प्रोटिस्ट और फंजाई। एनिमल्स एंड प्लांट्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। इस ग्रुप के अंदर एनिमल्स और प्लांट्स को इंक्लूड किया गया है जिसमें कि ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है प्रोटिस्ट, दीज आर लार्जर देन प्रोकैरियोट्स। ये प्रोटिस्टा जो होते हैं ये प्रोकैरियोट से बड़ा ग्रुप है। इन इंक्लूड यूनिसेलुलर एल्गी, प्रोटोजोआ, स्लाइम मोड्स एंड वाटर मोड्स, जिसमें शैवाल, प्रोटोजोआ, अवपंक कवक व जलीय कवक इसके अंदर आते हैं। ये जीव क्या होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं, वे एक कोशिकीय होते हैं। नेक्स्ट ग्रुप आता है अपना एल्गी, शैवाल। द टर्म एल्गी हैज़ बीन यूज्ड टू डिनोट all organisms that produce oxygen as a product of photosynthesis. ऑर्गेनिज्म जो कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। एल्गी है जिसमें कि ऑल एल्गी कंटेन क्लोरोफिल इन देयर क्लोरोप्लास्ट। सभी एल्गी के क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। मेनी एल्गी स्पीशीज आर यूनिसेलुलर। अधिकतर एल्गी की स्पीशीज एक कोशिकीय होती हैं। अदर एल्गी में फॉर्म एक्सट्रीमली लार्जर मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर। कुछ एल्गी एक्सट्रीमली बड़ी होती हैं, कुछ ज़्यादा ही बड़ी होती हैं और मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर उसका होता है। A number of algae produce toxins that are poisonous to humans and other animals. बहुत सारी एल्गी जो होती हैं वो टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करती हैं जो कि पॉइजनस होता है, जो कि ह्यूमन बीइंग
मानव के लिए और दूसरे जानवरों के लिए ये पॉइजनस होता है। डाइनोफ्लैजिलेट्स अ यूनिसेलुलर एल्गा कॉज एल्गल ब्लूम। समुद्र में, नदियों में डाइनोफ्लैजिलेट पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं? यूनिसेलुलर एल्गा होते हैं जो कि एल्गल ब्लूम उत्पन्न करते हैं। और रेड टाइड्स इन द ओशंस, और समुद्रों में ये रेड टाइड्स उत्पन्न करते हैं। इट प्रोड्यूस न्यूरोटॉक्सिन्स विच इज एक्यूमुलेटेड इन द सेलफिश, और सेलफिश फीड on this organism. Ingestion of these shellfish by human result in the paralytic shellfish poisoning and can lead to death. रेड टाइड जो ओशंस में होते हैं वहाँ पर ये बहुत सारे न्यूरोटॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करते हैं, और इसको न्यूरोटॉक्सिन्स वाली जो एल्गा होती है जो भी, इसको सेलफिश भोजन के रूप में ग्रहण करती, फीड के रूप में ग्रहण करती है। अब उस सेलफिश को जो है इंसान खाता है। जब व्यक्ति उसको खाता है तो उसके अंदर बहुत सारे जो न्यूरोटॉक्सिन जो सेलफिश के अंदर होते हैं वो ह्यूमन बीइंग में आ जाते हैं और उसको पॉइजनिंग हो जाती है और उसके कारण उसकी डेथ हो जाती है। टुगेदर विद साइनोबैक्टीरिया इट प्रोड्यूस अबाउट 75% ऑफ प्लांट्स ऑक्सीजन, प्लेनेट ऑक्सीजन। इसमें साइनोबैक्टीरिया जो हैं वो प्लेनेट धरती के जितने भी 75% ऑक्सीजन है ये बिलोगिन एल्गी साइनोबैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं। इट फॉर्म फाउंडेशन ऑफ एक्वेटिक फूड चेन, वे एक्वेटिक फूड चेन का फाउंडेशन की भूमिका भी निभाते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं प्रोटोजोआ पे। प्रोटोजोआ आर यूनिसेलुलर नॉन फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। प्रोटोजोआ जो है यूनिसेलुलर और नॉन फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट हैं। इट सीम्स लाइकली दैट द एंसेस्टर ऑफ दिस प्रोटोजोआ वर एल्गी दैट बिकम heterotropous. The nutritional requirement of such organisms are made by organic compounds. Adaptation to a heterotrophic mode of life was sometimes accompanied by loss of chloroplast, and algae thus gave rise to the closely related protozoa. Similar events have been observed in the laboratory to be the result of either mutation or physiologic adaptations. ऐसा प्रतीत होता है कि प्रोटोजोआ जो है एल्गी के एंसेस्टर के रूप में एंसेस्टर हैं, क्योंकि ये भी हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। Many free living protozoa are hunter of microbes. फ्री लिविंग प्रोटोजोआ बहुत सारे होते हैं, माइक्रोब्स द्वारा हंटर किए जाते हैं। दे ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स बाय डाइजेस्टिंग ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स। दे आर प्रेजेंट इन डिफरेंट एनवायरनमेंट। some are normal inhabitant of intestine of animals and help them in digesting cellulose. ये डिफरेंट एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। कुछ तो एनिमल्स के इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं जो कि सेलुलोज के डाइजेशन में उनकी हेल्प करते हैं। फ्यू ऑफ देम कॉजेज डिजीज इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस। इसमें से कुछ एनिमल्स और ह्यूमंस में डिजीज उत्पन्न करते हैं। अब नेक्स्ट में हम आते हैं फंजाई पर। The fungi are non-photosynthetic protists growing as a mass of branching, interlocking filament hyphae known as mycelium. इसके फिलामेंट को, फंजाई के फिलामेंट को क्या बोलते हैं अपन? माइसीलियम कहते हैं। These tubes made of polysaccharides such as chitin are homologous with cell wall. Yeast do not form a mycelium but are easily recognized as fungi by the nature of their sexual reproductive process. यीस्ट क्या है? माइसीलियम को प्रोड्यूस नहीं करती है, फिलामेंट्स इसमें नहीं होते हैं, माइसीलियम प्रोड्यूस नहीं करती है, फिर भी ये फंजाई में इजीली रिकॉग्नाइज की जा सकती है इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस के
द्वारा। नेक्स्ट हम आते हैं स्लाइम मोल्ड्स पे। These organisms are characterized by the presence as a stage in their life cycle of an amoeboid multinucleate mass of cytoplasm called a plasmodium. The plasmodium of a slime mold is analogous to a mycelium of a true fungus. Both are sinusotic. In slime mold, the cytoplasm can flow in all directions. स्लाइम मोड का स्पेशल कैरेक्टर होता है कि इसमें जो साइटोप्लाज्म है वो सभी डायरेक्शन में फ्लो करता है। दिस फ्लो केज द प्लाज्मोडियम टू माइग्रेट इन डायरेक्शन ऑफ इट्स फूड सोर्स, फ्रिक्वेंटली बैक्टीरिया। अब हम स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी पे आते हैं। माइक्रोबायोलॉजी का स्कोप क्या है? सूक्ष्म जीव विज्ञान का कार्यक्षेत्र। यद्यपि सूक्ष्म जीव अत्यंत सूक्ष्म आकार के होते हैं, परंतु मानव जीवन में इसका बहुत अधिक महत्व है। जहाँ एक ओर ये गंभीर रोगों के कारक हैं, वहीं दूसरी ओर इसकी सक्रियता से अनेक खाद्य पदार्थ, औषधियाँ आदि मिलती हैं और पर्यावरण स्वच्छ रहता है। आज सूक्ष्म जीव विज्ञान का कार्यक्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक सूक्ष्म जीवों का अध्ययन अनेक दृष्टि से कर रहे हैं। आज इस विज्ञान की शाखाएं इतनी विशिष्ट व गहन हो गई हैं कि सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक का संपूर्ण जीवन एक विशिष्ट रोग अथवा सूक्ष्म जीव से संबंधित प्रक्रिया को समझने में व्यतीत हो जाता है। 1962 में अमेरिकी वैज्ञानिक विलियम एच स्टीवर्ट ने तब तक हुए आविष्कारों के आधार पर यह बात निश्चित विश्वास के साथ कही कि संक्रामक रोगों के विरुद्ध चल रहे संघर्ष को जीत लिया गया है। विलियम एच स्टीवर्ट ने क्या बोला? संक्रामक रोगों के विरुद्ध चल रहे संघर्ष को जीत लिया गया है। परंतु उसके बाद के दशकों में हुए अध्ययनों से यह स्पष्ट हो गया कि रोगजनक सूक्ष्मजीवों के विरुद्ध संघर्ष को जीतना कठिन ही नहीं, अभी तो इसके परिणाम क्या होंगे ये भी निश्चित रूप से कहना संभव नहीं है। सूक्ष्मजीवों की एंटीबायोटिक्स के प्रति प्रतिरोधकता तथा निरंतर नए उत्परिवर्तन स्वरूप जो म्यूटेंट फॉर्म होते हैं की उत्पत्ति के फलस्वरूप ऐसा प्रतीत होता है कि शायद रोगजनक सूक्ष्मजीवों से वैज्ञानिक व चिकित्सकों का संघर्ष निरंतर चलता रहेगा। क्योंकि जो कई सूक्ष्मजीव होते हैं शुरू में लगता है कि एंटीबायोटिक के प्रति इनसे एंटीबायोटिक इसके प्रति काम कर रही है, लेकिन थोड़े समय बाद मालूम पड़ता है कि ये एंटीबायोटिक इसके प्रति प्रतिरोधी है, रेजिडेंट है। फिर दूसरा म्यूटेंट आता है, उसको लगता है कि ये इसके लिए सस्पेक्टेबल है, लेकिन थोड़े दिन उस पर वर्क करने के बाद मालूम पड़ता है कि ये भी इस एंटीबायोटिक्स के प्रति रेजिडेंट है। तो इस तरह से ये कार्यक्रम चलता रहता है। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि इसका संघर्ष जो है शायद रोगजनक सूक्ष्मजीवों से वैज्ञानिकों व चिकित्सकों का संघर्ष लगातार निरंतर चलता रहेगा। जैसे कि आज हमारे कोरोना वायरस आ गया, हम उसकी वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं, लेकिन अभी तक इसकी वैक्सीन नहीं आई, उसका ट्रायल चल रहा है। तो इसी तरह ये संघर्ष, आज कोरोना वायरस आया है, इसके हो सकता है आगे भविष्य में कोई दूसरा वायरस आ जाए। तो इस तरह वैज्ञानिकों व चिकित्सकों का संघर्ष निरंतर चलता रहता है और चलता रहेगा।
पिछले कुछ दशकों में बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अत्यधिक उन्नति हुई। वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में सूक्ष्म जीवों का महत्व भी समझा। इसके फलस्वरूप सूक्ष्मजीवी में कुछ विशिष्ट कार्य क्षेत्र जैसे माइक्रोबायल टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायल जेनेटिक्स, माइक्रोबायल इकोलॉजी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी आदि सम्मिलित हुए। इन पर कार्य हुआ। सूक्ष्मजीवी के कार्य क्षेत्र माइक्रोबायोलॉजी हैज़ बोथ बेसिक एंड अप्लाइड एस्पेक्ट्स। Basic aspects are concerned with biology of microorganisms themselves and include fields like अध्ययन किए गए सूक्ष्मजीवों के आधार पर कार्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? बैक्टीरियोलॉजी, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, प्रोटोजोलॉजी, माइक्रोबायल साइटोलॉजी एंड फिजियोलॉजी, माइक्रोबायल जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, माइक्रोबायल इकोलॉजी, माइक्रोबायल टेक्सोनोमी। इन सब क्षेत्रों में सूक्ष्मजीवों के लिए कार्य हुआ। स्वास्थ्य के संबंधित कार्य क्षेत्र भी हुए। हेल्थ रिलेटेड फील्ड्स में भी कार्य हुए सूक्ष्मजीवों के संबंध में, जैसे कि प्रतिरक्षा विज्ञान, महामारी विज्ञान, हेतु विज्ञान, संक्रमण नियंत्रण और अश्वचिकित्सा, इम्यूनोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी, एटियोलॉजी, इन्फेक्शन कंट्रोल एंड कीमोथेरेपी। सूक्ष्मजीवों के अनुप्रयोग के आधार पर कार्य क्षेत्र हुए। फील्ड्स अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। खाद्य व पेय प्रौद्योगिकी में कार्य हुए। फूड एंड बेवरेज टेक्नोलॉजी। वातावरणीय सूक्ष्मजैविकीय कार्य हुए। एनवायरमेंटल एंड माइक्रोबायोलॉजी। औद्योगिक सूक्ष्मजैविकी पे कार्य हुए। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी पे कार्य हुए। औषध सूक्ष्मजीवी पे कार्य हुए। फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी पे भी कई वर्क हुए। आनुवांशिकी, इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग पर भी कई कार्य हुए। जेनेटिक इंजीनियरिंग में आनुवांशिकी उपयोग द्वारा सूक्ष्मजीवों से मानव उपयोगी पदार्थों का विकास हुआ। फूड बेवरेज टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ताजे तथा परिरक्षित खाद्य व पेय पदार्थों को रोगाणुओं के संक्रमण से बचाना, इस पे कार्य हुए। एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में पेयजल को सुरक्षित रखना, वाहित मल का निवारण, पर्यावरणीय प्रदूषण का नियंत्रण पर कार्य हुए। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में सूक्ष्मजीवों का उपयोगी औद्योगिक उत्पाद के निर्माण में प्रयोग हुए। फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी में एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन तथा अन्य औषधों के निर्माण में सूक्ष्मजीवों की उपयोगिता का अध्ययन किया गया। जेनेटिक इंजीनियरिंग में आनुवंशिकी के उपयोग द्वारा सूक्ष्मजीवों से मानव उपयोगी पदार्थों का विकसित करने पर कई कार्य हुए। इस तरह माइक्रोबायोलॉजी हमारे लिए इम्पोर्टेंट, हर एस्पेक्ट्स में हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक्स अ लॉट। नेक्स्ट वीडियो में आपको बच्चों वायरस के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक्स अ लॉट बच्चों, हैव ए नाइस डे।